हाँ जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भारत का रेगिस्तान है, मशहूर रेगिस्तान थार का रेगिस्तान, जो कभी ऊंटों की चाल डाल और भेड़ों बकरियों खेजड़ी के लिए जाना जाता था। आज वही रेगिस्तान है, वो अपने अस्तित्व की एक लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की एक जंग जो वो कर रहा है। क्योंकि प्रदेश भर में लगातार जो ऊंटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले वर्ष दशकों में जो देखा गया है कि ऊँटों की संख्या में लगभग 37% तक की कमी जो दर्ज की गई है, और उसके साथ-साथ जो चारागाह वाली भूमि है, उसकी उसमें भी जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और इस चीज़ का असर ये सिर्फ़ ये नहीं है कि उस चीज़ का असर जो है ऊँटों पर पड़ रहा है, या उस चीज़ का असर जो सिर्फ़ थार के रेगिस्तान पर पड़ रहा है। बल्कि इस चीज़ का जो असर है वो पूरे के पूरे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उस पर पूरे के ऊपर इसका जो असर है वो पड़ रहा है। तो जो विकास के नाम पर हम इस रेगिस्तान की जो सांसें छीन रहे हैं, इस विकास की कीमत कौन चुकाएगा? तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में अपने इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मैं डॉक्टर जगन सिंह और आपके साथ आज जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द आर्टिकल एक्सप्लोरर, और हम जो आज की हमारी जो रिपोर्ट है, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो प्रोफेसर अनिल कुमार शगानी, जो राजस्थान के एक बहुत ही जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, जो लगातार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राजस्थान के जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसकी उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और उनकी एक रिपोर्ट है जो पिछले दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पेपर में पब्लिश हुई थी। तो उसके आधार पे हम इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो अपने शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, क्या है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में प्रोफेसर शिगानी ने हमें जो डाटा दिया है उसके अनुसार 2019 में जो पशु गणना जो हुई थी उसके अनुसार जो ऊँटों की संख्या में बहुत भारी, यानी कि लगभग 35% तक की जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। और वहीं भेड़ों की संख्या में अगर अपने बात करें तो वो लगभग अपने पास 13% जो संख्या है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर मैं वास्तविक डाटा पे अपने अगर जाने की बात करें तो वास्तविक डाटा ये दिखाता है कि सन 2012 में जब पशु गणना हुई थी तो उसमें लगभग जो प्रदेश भर में ऊँटों की जो संख्या थी वो लगभग 3.25 लाख 3.26 लाख के लगभग थी, जो कि 2019 में घटकर 2.13 लाख के लगभग ही रह गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 35%, 34.69% की जो कमी है वो यहाँ पे दर्ज की गई है। और जो भारतवर्ष में अगर अपने ऊँटों की संख्या की बात करें तो भारतवर्ष में ऊँटों की संख्या जो 2019 में जो कुल ऊँटों की संख्या थी वो 2,52,000 थी, जो कि 2012 की तुलना में लगभग लगभग 37% कम हमारे पास आती है। देखो, जो भेड़ों की संख्या है वो अगर मैं ओवरऑल जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपनी बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भेड़ों की संख्या में क्या हुई है, थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन राजस्थान में भेड़ों की संख्या में क्या है, लगभग 13% के लगभग क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये डाटा जो है वो हमें क्या शो करता है, ये चीजें जो शो करता है कि जो राजस्थान का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है, वो पारंपरिक जो पशुपालन जो मॉडल है वो गंभीर संकट में है। देखो, जो प्रोफेसर शिगानी की जो रिपोर्ट है वो हमें क्या बताती है कि लगातार चारागाह भूमि जो है वो लगातार घास भूमि जो है वो क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। और कृषि का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, सड़कों का लगातार जाल बिछाया जा रहा है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखाने लगाए जा रहे हैं, जिनके कारण क्या है, जो रेगिस्तान की जो वनस्पति है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। और दूसरा ये है
कि जो सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं और भूमि अधिग्रहण जो मामले जो जो सबसे बड़ा जो आज के टाइम जो चल रहा है वो भूमि अधिग्रहण का, जो भूमि अधिग्रहण के कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो चारागाह भूमि है वो सिकुड़ रही है। अपनी अगर बात करें तो नॉर्मल मोटी मोटी सी, तो वहीं अगर अपने सिर्फ मैं एक बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की अगर जो प्रोफेसर शिगानी बताते हैं कि जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की अगर अपने बात करें तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ही लगभग 27,000 बीघा की जो चारागाह भूमि है वो व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित कर दी गई है। इस पे प्रोफेसर शिगानी का कहना है कि जो चारागाह जमीन है वो सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये इंसानों के लिए ऑक्सीजन का सोर्स है, और पशु पक्षियों के लिए या सर्प सरीसृपों के लिए उनका घर है, और गांवों की एक जीवन रेखा है। अब देखो अगर अपने बात करें ऊंटों की, तो ऊंट जिसे हम क्या है बचपन से हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कौन है, ऊंट है, जो कि बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिना खाए रह सकता है, या कंटीली झाड़ियां खा के रह सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है कि रेगिस्तान को पार करना तो किससे करो, ऊंटों से करो। तो अगर हम ऊंटों की बात करें तो जो आधुनिक दौर जो आया है हमारा, जो आधुनिक जो मशीनरी युग जो आया है, इसमें जो कृषि काम के लिए मशीनों के द्वारा, ट्रैक्टरों के द्वारा काम होने लग गया है, आवाजाही के लिए आजकल गाड़ियों का यूज होने लग गया है, और ट्रैक्टरों का यूज होने लग गया, तो उसके कारण क्या है कि जो ऊँटों का जो उपयोग है या ऊँटों की जो उपयोगिता है वो क्या हो गई, दिन ब दिन कम होती गई। और आज तो बहुत कम एरिया में बहुत कम लोगों के पास जो है ऊँटों को देखने को मिलता है। तो यानी कि ऊँटों की संख्या घटने का एक मेन कारण ये भी है कि जो लगातार तकनीक ने विकास किया है, जो लगातार जो टेक्नोलॉजी, जो लगातार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है, उसके कारण ऊँटों की संख्या में कमी आना एक प्रमुख कारण उसका कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो रिपोर्ट हम जो मामला जो आंकड़े जो हम बता रहे हैं वो आंकड़े कब के हैं, ये आंकड़े हैं 2019 के। यानी कि ये जो हमने कंपैरिजन किया है अभी वो 2012 के मुकाबले 2019 का किया है। ठीक है। अब देखो 2012 से 2007 साल, अब उसके बाद 2019 के बाद अभी 2025 आ गया है, तो अब 2025 यानी कि 7 साल आगे और अगर जाएं तो अब का जो डाटा हमारे सामने निकल के आएगा वो तो और भी पीड़ादायक होगा और भी दुखदायी होगा, ये चीज श्योर है। ठीक है, क्योंकि 7 सालों में ही अगर ऊंटों की संख्या में लगभग 35% की गिरावट है वो दर्ज की गई है, तो आने वाले 7 साल में उनका क्या हाल हुआ होगा वो आप खुद अंदाजा लगा के देख सकते हैं। देखो अगर थार के रेगिस्तान की अगर अपने बात करें तो उसकी पहचान सिर्फ ऊंट से नहीं है, वहां का जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, वहां का जो वहां की जो मिट्टी है, वहां की मिट्टी की बनावट है, वहां पे रहने वाले सरीसृप हैं, जो जीव जंतु हैं वहां के रहने वाले, बबूल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, या कंटीली झाड़ियां हैं, जो भी है सब चीजें मिला के उसकी खूबसूरती को क्या करती हैं और भी बढ़ाती हैं। अब जो खेजड़ी के पेड़ की अगर अपने बात करें तो खेजड़ी का पेड़ जो रहता है वो हमें जलवायु नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। और जो खेजड़ी का वृक्ष है वो राजस्थान का राजा वृक्ष भी है। अब दूसरा अपने पास क्या है कि जो अभी तक रिसर्च हुई है उस रिसर्च में ये देखा गया है कि थार की जो भूमि है वो लगातार उसमें क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर जो पेड़ों को काटा जा रहा है जिसके कारण आवासीय भूमि है वो बढ़ रही है, और पेड़ों के काटने के कारण जो मिट्टी का जो क्षरण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और इसका जो असर है वो सिर्फ जो थार का रेगिस्तान है उसके इकोलॉजिकल सिस्टम पे नहीं, उसके पूरा जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं और टीलों की गतिशीलता, सब चीजों पे उसका जो असर है वो पड़ता है। देखो अभी क्या है कि जो राजस्थान के जो थार का जो क्षेत्र है उसमें हमारे पास क्या है कि बहुत सारे मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स जो वो लगाए जा रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें कि जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, फिरोजपुर और बीकानेर में अगर अपने बात करें तो इन क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जो सोलर प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये चीज सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ग्रीन एनर्जी है वो रिन्यूएबल फ्यूचर है, लेकिन
इन सोलर प्रोजेक्ट्स की कीमत जो है वो कौन चुका रहा है? जहाँ की जो प्रकृति है वो इसकी कीमत को चुका रही है। ठीक है, हजारों हेक्टेयर जो रेगिस्तानी जो घास भूमि है, जो ऊंटों के चराने के जो जगह चारागाह भूमि है, वो सोलर पैनल कंपनियों को लीज पे दी जा रही है। देखो, जो आजकल सोलर पैनल की जो कंपनियां आई हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पर जो राजस्थान के बड़े बड़े क्षेत्रों में सोलर पैनल्स को स्थापित किया जा रहा है, वो हमारे पास ऊर्जा है या चुनौती है, इस चीज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि देखो, राजस्थान जो कुछ कंपनियों ने कि राजस्थान की जो भूमि है जी वो फ्री पड़ी है, खाली पड़ी हुई है, वहां पे कुछ नहीं है, पानी नहीं है, मकान नहीं है, वृक्ष नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जो लॉजिक देकर क्या है कि वहां पे कंपनियों द्वारा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है वो लगाए जा रहे हैं लगातार राजस्थान में। इसमें बड़े बड़े शहर जो शामिल हैं, जैसे मान लो अपने पास क्या है कि बाड़मेर है, जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है। तो ऐसे सब ये सभी इन क्षेत्र में बड़े बड़े जिलों में क्या है कि बड़े बड़े जो एक 100 बीघा 200 बीघा में क्या है कि सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। और ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, तो सोलर एनर्जी, बेस्ट एनर्जी वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास क्या है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा, बात बड़ी ये आती है। क्योंकि हजारों हेक्टेयर जो रेगिस्तान की जो भूमि है, वो जहां पर कभी ऊंट चरते थे, जो चारागाह जमीन थी, आज उस जमीन को बड़ी बड़ी कंपनियों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लीज पर दे दिया गया है। और ये लीज भी छोटे मोटे समय के लिए नहीं है, कई दशकों तक की वो लीज है। उसमें 2 दशक 3 दशक तक की जो लीज है वो कंपनियों के पास वो जो जगह है वो है। तो कंपनियां क्या करेंगी, सोलर पैनल लगाएंगी। सोलर पैनल लगाने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको बिल्कुल साफ करना होगा वहां पे, जहाँ जो वहाँ की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, वहाँ का जो वहाँ पे जो पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, बबूल के पेड़ हैं, जहाँ कोई कंटीली झाड़ियां हैं, घास फूस जो जितनी भी चीजें हैं, तो जितनी की यानी कि सीधी सी बात है कि जो चारागाह भूमि है उसको क्या करेंगे, वो वहां से हटाकर और वहां पे सोलर पैनल स्थापित करेंगे। सन 2024 में डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जैसलमेर और फलौदी में ही लगभग 60,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि है वो इन कंपनियों को लीज पे दी जा चुकी है। और इससे क्या हुआ कि जो वहां के जो स्थानीय जीव जंतु थे वो वहां से क्या हो गए, माइग्रेट कर गए। और ऊंटों के लिए, भेड़ों के लिए जो भूमि थी वो लगभग लगभग 40% की दर से क्या हो गई, कमी हो गई उसमें। देखो, इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं जो अपना लोकल, मेरा घर से और सिटी में आने जाना लगा रहता है सुबह शाम, तो मैंने इस बार एक चीज नोट की है पिछले कुछ सालों में कि इस पिछले 2-3 सालों में क्या है कि जो बाहर से हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एरिया है इस एरिया में अच्छी ग्रीनरी जो, क्योंकि अभी फसलें जो काटी जा रही हैं, ठीक है, तो उसके जो खेत हैं वो फ्री पड़े हुए हैं एक बार। तो उनमें भेड़ों को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए लोग बाहर से आते हैं। तो इस बार बाहर से आने वाले, यानी कि नागौर साइड से, बाड़मेर साइड से आने वाले लोगों की संख्या, जहाँ उनका जो समूह है, झुंडों की संख्या है, वो क्या है, सामान्य से ज्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो चारागाह जरूर, जो चारागाह के लिए जरूरी भूमि है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो वो सब क्या है कि एक टाइम से इधर अपने पास जो इस एरिया में क्या कर रहे हैं, मूव करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, इससे दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है जो सोलर पैनल्स का, वो क्या है कि इससे लगातार जो थर्मल हीट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ का जो लोकल टेम्परेचर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो देखो, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सस्टेनेबल एनर्जी का नाम देकर क्या है कि हम इस नाजुक परिस्थिति की जो तंत्र है, इस पूरे को अनसस्टेनेबल बना रहे हैं लगातार। अब बात आती है कि इस पे जिम्मेदारी किसकी है।
कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? तो वहां पे आता है कि सरकार का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विकास जरूरी है तो उसकी कीमत क्या होगी? देखो, आज जो थार का रेगिस्तान है वहां पे हजारों हेक्टेयर भूमि जो है सोलर कंपनियों को औद्योगिक कॉरिडोर के लिए या दूसरे अन्य प्रकार के जो कार्य हैं, रियल स्टेट हो गया या अदर बहुत सारे प्रकार के जो कार्य हैं उनके लिए जो कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या है, जमीनें लीज पे दी जा रही हैं। और इन इस सब के चलते क्या है कि ग्राम पंचायतों की जो पारंपरिक जो भूमि है वो क्या हो रही है, लगातार खत्म हो रही है। अभी क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ा हाथ जो रहा है, जिनकी कंपनियों को जो कंपनियों को लीज पे जो जमीनें दी जा रही हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो रहा है 2019 का जो राजस्थान का जो भूमि राजस्व नियम है, लैंड रेवेन्यू रूल्स जो है, उसमें जो संशोधन हुई है 2019 में, उसके आधार पे बहुत सारी कंपनियों को नॉन एग्रीकल्चरल यूज की भूमि की क्या मिली है, अनुमति मिली है। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है कि टीले हैं, रेत के टीले हैं, तो वहां पे जो एग्रीकल्चरल लैंड तो है नहीं, तो उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोल के उसका यूज करने की अनुमति कंपनियों को दे दी गई है। और ये सीधा सीधा क्या कर रही है, वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर रही है, खत्म करने पे तुली हुई है। देखो, इसी बात पे फिर शिगानी, डॉक्टर प्रोफेसर शिगानी क्या कहते हैं कि सरकारी योजनाएं जो है अगर प्रावण्य मूल्यांकन के बिना होंगी तो हर सोलर प्रोजेक्ट या सड़क विस्तार रेगिस्तान के संतुलन को क्या करेगा, बिगाड़ के रख देगा, तोड़ के रख देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि किसी की जवाबदेही नहीं है इसमें। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो कौन सी है, कि कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। अगर कंपनियों को जमीनें लीज पे दी जाती हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए कंपनियों को जमीनें जो है वो लीज पे दी जाती हैं, तो ईआई जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अनुसार क्या है कि वहां पे उनके जो नियम हैं उनको अनदेखा किया जाता है। कंपनियां क्या करती हैं कि चारागाह वाली भूमि होती है उसको तो लीज पे तो ले लेती हैं, उसको अपने पर्सनल यूज में तो ले लेती हैं, लेकिन वहां पे जो ग्रीन बफर जोन बनाना है, जो जहाँ वहाँ का जो स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बहाल रखने में कंपनियां कोई भी रुचि नहीं दिखाती। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज को भी नहीं कोई सुनता। क्योंकि राजस्थान में जो रबारी और चौधरी जैसे जो ऊंट पालक के समुदाय हैं, जिनके पास बहुत सारी बड़ी मात्रा में ऊंटों का जो पालन करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर पहले एक समय था जब यहाँ पे बहुत से ऊंट चरते थे, लेकिन आज उस जगह पे क्या है, सोलर पैनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। और कंपनियों ने उनके साथ, बेचारों के साथ क्या किया, बहुत बड़ा धोखा, कि उनको ये लालच दिया गया कि हम आपको रोजगार देंगे, आपको बिजली सस्ती मिलेगी। तो उनका कहना है कि ना तो हमें बिजली सस्ती दी गई और ना ही हमें कोई रोजगार मिला। और बेबसी के कारण लोग क्या है कि गांवों को छोड़ के, या अपनी जो समाज जो स्थानीय जो गांव हैं उनको छोड़ के शहरों की ओर उनको क्या करना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी हम कह लें कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और इसके इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और हम कह रहे हैं कि हम जी तरक्की कर रहे हैं, लगातार दिन ब दिन हम विकसित होते जा रहे हैं, जो हमारा भारत है वो विकसित भारत की ओर मूव कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भारत विकसित भारत की ओर मूव ना करे, मूव करे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। तो उसके लिए भी सरकार को क्या करना चाहिए, प्रॉपर जो कदम है वो उठाने चाहिए। देखो, यहाँ पे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि सन 2024-25 में जो कैमल प्रोटेक्शन फंड था वो 6 करोड़ रुपए था, जबकि उसी समय सोलर पार्कों में जो निवेश का जो फंड था वो 40,000 करोड़ से भी ज्यादा था। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ 6 करोड़ और जहाँ 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो
आपको एक जब तक आप इन दोनों आंकड़ों के बीच का जो संतुलन है वो बना के नहीं रखोगे, तो हमारे पास जो अच्छी सांस लेने के लिए जो हमारा इकोलॉजिकल, सीधी सी बात है कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस बात पे प्रोफेसर शिगानी क्या सुझाव देते हैं कि अगर सरकार को जमीन चाहिए तो कृषि भूमि ले, लेकिन चारागाह भूमि को ना छुए। तो क्योंकि ये जो सिर्फ एक भावना तक अपील नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, सामाजिक और संस्कृति की जो आवश्यकता है, क्योंकि थार की जो हर रेत की कण कण में एक जीव, एक पेड़ और एक परंपरा सांस लेती है। देखो, कभी ऊंटों की घाटियों से गूंजता हुआ ये रेगिस्तान जो है, आज सोलर पैनलों की चमक में कहीं क्या हो गया है, गुम हो गया है। जो हवा कभी छोटे जीव जंतुओं को, रेंगने वाले जीव जंतुओं को, रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं को जीवन देती थी, आज सोलर पैनलों की वजह से गर्म होकर उसी मिट्टी को जला रही है। और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने क्या कर लिया है, प्रगति कर ली है। तो अब सवाल जो है उठता है कि यह प्रगति या प्रकृति की कीमत क्या है। ये जो प्रगति हमने की है, ये इसकी कीमत कौन चुकाएगा। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, हमें इन मुद्दों के बारे में जागरूक होना होगा। अगर राजस्थान के इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाना है, इकोसिस्टम को बचाना है, तो आपको जागरूक होना ही होगा। इसके लिए जो क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जैसा कि जो चारागाह भूमि है उसको इको हेरिटेज जोन घोषित किया जाए। जो सोलर पैनल्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाने के लिए क्या है कि EIA जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्टेंस जो असेसमेंट है वो अनिवार्य होना चाहिए। ऊंट पालन जो है उसको पर्यटन और डेयरी मॉडल से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। तो राजकीय जो राजकोष से डिजर्ट इकोलॉजिकल फंड्स का क्या होना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। तो दोस्तों, थार का जो रेगिस्तान है वो एक सिर्फ भारत की पहचान नहीं है, एक राजस्थान की आत्मा है। अगर हमने अभी भी कोई कदम नहीं उठाए तो ऊंट सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे और खिचड़ी की शाम है वो सिर्फ कविताओं में रह जाएगी। हमें विकास और संरक्षण के बीच का एक संतुलन बनाना ही होगा। मैं हूं डॉक्टर जगन सिंह और आप देख रहे हैं द आर्टिकल एक्सप्लोरर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे राजस्थान के दोस्तों के साथ या पूरे इंडिया के लोगों के साथ, ताकि ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे, तो उसको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।